भाभी ने लाख सेवा की। भैया ने डॉक्टरों को दिखाने में कोई कमी न की, पर उन्हें जाना था सो चली गई। रुनझुन कुछ दिन बहुत उदास रही, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। भाभी के फिर बच्चा होने वाला था। नए भाई बहन के आने के एहसास से पायल बहुत खुश थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, पर कितना दुखद दिन था वह। भाभी अस्पताल से वापस न आ पाई। केस बिगड़ गया था। डॉक्टर न बच्चे को बचा पाए न भाभी को। 5 साल की उस अबोध बच्ची को मैं अपने पास ले आई थी। उसके पैरों में बंधी पायल जो भाभी मरने से कुछ दिनों पहले ही लाई थी कि रुनझुन में मैं कभी माँ को और कभी निशा भाभी को ढूंढने की कोशिश करने लगती। भाभी की पायल और माँ की रुनझुन को मैंने स्नेह और प्यार की डोर में इस कदर बांध लिया था कि वह एक हद तक उन्हें भूल गई थी। भैया को देखकर दिल में टीस सी उठती। भरी दोपहरी में अकेले जो रह गए थे। 2 साल में 2 सदमे सहे थे, इसलिए टूट से गए थे। काफ़ी समय से मेरे पति का विदेश जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। अब सरकार की ओर से उन्हें 5 साल के लिए कनाडा भेजा जा रहा था। मैंने भैया से पायल को भी अपने साथ ले जाने की स्वीकृति चाही। तब वे इतना ही कह पाए थे, पायल निशा की आखिरी निशानी है। इतनी दूर चली जाएगी तो इसे देखे बिना मैं कैसे जी पाऊँगा। उनके दिल का दर्द इन चंद शब्दों में सिमट कर आ गया था। फिर मैं पायल को ले जाने की जिद नहीं कर पाई थी। 5 साल हम कनाडा में रहे। इस बीच भैया के पत्र आते रहे। भैया ने दूसरा विवाह कर लिया था। पायल के 2 छोटे छोटे भाई हो गए थे। 5 साल बाद जब स्वदेश लौटने का समय आया तो मन में सबसे बड़ी इच्छा पायल को देखने की थी। वह गोल मटोल गुड़िया अब कैसी लगती होगी, उसे मेरी याद भी होगी या नहीं। ऐसे ही न जाने कितनी बातें रास्ते भर सोचती रहती थी। मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले भैया के पास दिल्ली जाने का फैसला किया। भैया को आश्चर्य में डालने के लिए बिना सूचना के ही दिल्ली पहुंच गए। जुलाई की उमस भरी दोपहरी में दिल्ली तप रही थी। भैया के घर पहुंचकर द्वार पर दस्तक दी, जो शायद कूलर की आवाज़ में ही दब कर रह गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, हाथ से ठेलते ही खुल गया। रसोई घर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सोचा भाभी वहीं होंगी, सो सीधी वहीं चली गई। एक दुबली पतली 11-12 साल की लड़की मैली सी फ्रॉक पहने नल के पास बैठी बर्तन धो रही थी। मुझे अचानक देखकर जल्दी से हाथ धोकर खड़ी हो गई। हम लोगों को बैठक में बैठाकर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ कूलर चल रहा था। 5 मिनट बाद ही एक सुंदर सी औरत, जिसके बाल कंधे तक कटे थे, सिल्क की साड़ी पहने, आंखों में अजनबीपन का भाव लिए हमारे सामने खड़ी थी। भैया घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे अपना परिचय स्वयं ही देना पड़ा। मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ लिया, भाभी पायल कहाँ है? वही तो आपको यहाँ बैठा कर गई है। उन्होंने कहा तो विश्वास नहीं हुआ। जो लड़की रसोई में बर्तन मांज रही थी वही पायल है। हाँ, आज महरी छुट्टी पर चली गई थी। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब पायल बर्तन मांजने लगी। नई भाभी ने मानो अपनी सफाई दी। जरा उससे बुलाइए तो। भाभी एक आवाज़ पर गोदी में बबलू को लिए पायल भागती हुई आई। मैंने झट से उसकी गोद से बच्चे को लेकर पायल को अपने हृदय से लगा लिया। उसके नंगे पैरों में आज कोई पायल न थी। उसके बचपन के न जाने कितने चित्र मेरी आंखों के सामने थे। वह गोल मटोल बच्ची आज दुबली पतली शर्मीली सी मेरे सामने खड़ी थी। शाम होते होते भैया आ गए थे। मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी।
फ्रॉक का पैकेट जब मैंने पायल की ओर बढ़ाया तो संकोच और खुशी के मिले जुले भाव उसकी आंखों में तैर आए। अगले दिन भाभी ने फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया था। पायल स्कूल से लौट आई थी। मैंने उससे अपनी लाई पिंक फ्रॉक का पहन तैयार होने को कहा तो उसके सामने चेहरे पर खुशी के अनगिनत फूल खिल उठे। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 3 में देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, और साथ में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।